Today we'll start with a new chapter, and that is progression and series, यानी या सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन जो भी बोलते हो उसको, जिसमें APGP वगैरह आता है, ये शुरू करें। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह शुरू करने से पहले कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो मोस्ट प्रॉब्ली पहले से आता होगा सबको। जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस आई एम गोइंग थ्रू इट। पहले तो जैसे जनरली हम ऐसे बोलें कि nth टर्म इज यूजली, ऐसा कोई रूल नहीं है वैसे, रिप्रेजेंटेड बाय Tn और कैपिटल Tn। ये ठीक है, nth टर्म में क्या होगा, स्मॉल Tn या कैपिटल Tn से हम nth टर्म रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी सीरीज का, ठीक है, या किसी भी सीक्वेंस का। तो अगर हमने ऐसे बोला कि मान लिया फोर्थ टर्म, तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं T4 और कैपिटल T4। ठीक है, इसमें कुछ मेंशन करने लायक है नहीं वैसे, बट ऐसे ही बोल दिया हमने। ये तो हमारा पहला चीज़ हो गया। ठीक है, ए पार्ट। बी पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट n terms is usually denoted by, ठीक है, Sn और कैपिटल Sn। ये ठीक है, ये तो ऐसा कोई मैंने पहले ही बोल दिया कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही होगा हमेशा, बट जनरली ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब कहीं पे मैं अगर इसमें विदाउट बोले S4 लिख रहा हूँ और मैंने अगर उसको एक्सप्लेन नहीं किया, तो मोस्ट वाली वो क्या बोला जा रहा है, पहले 4 टर्म का समेशन होगा। तो मान लीजिए हमने लिखा S5, तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स। ये ठीक है, उसका मतलब क्या है, S5 कितना हो जाएगा, पहला टर्म हो गया T1 प्लस सम बोला गया, दूसरा टर्म T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5। ये ठीक है, ये बी पार्ट हो गया। अच्छा, अगर S5 ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म हो गया, तो इसको फिर हम S4 बोल सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं S5 इज नथिंग बट S4 सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म प्लस उसमें 5वां टर्म अलग से जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी को घुमा घुमा के फिर हम ऐसे लिख सकते हैं T5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे को 5th टर्म चाहिए और मेरे को सम ऑफ n टर्म्स बता रखा है, तो हमने क्या किया, उस सम ऑफ n टर्म्स में पहले n बराबर 5 रखा। तो ऐसा करने से पहले 5 टर्म का समेशन आ गया, फिर n इज इक्वल टू 4 रखा, तो पहले 4 टर्म का समेशन आ गया। पहले 5 टर्म के समेशन में से अगर हमने पहले 4 टर्म का समेशन घटा दिया, तो 5th टर्म ही बचेगा, तो वहाँ से T5 ऐसे निकाल सकते हैं। तो इन जनरल हम ऐसे ही बोल सकते हैं nth टर्म, ये ठीक है, Tn कैन बी कैलकुलेटेड एज Sn माइनस Sn माइनस 1। ये ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, उसमें से हमने सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स घटा दिया, तो जो बचेगा वो nth टर्म बचेगा। ये ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट फॉर ए सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n terms is given by Sn is equals to n square minus 4n, then find say 10th term। ठीक है, ये Sn दे रखा है, ये तो मतलब सम दे रखा है, तो अगर इसमें n की जगह 10 रखेंगे तो पहले 10 टर्म का सम आ जाएगा। तो पहले अगर इसमें Sn में अगर s की जगह 10, सॉरी n की जगह 10 रखेंगे, तो पहले 10 टर्म का सम आएगा, 10वां टर्म नहीं आएगा, वो तो हमें निकालना है। तो जो भी हम ऊपर बोले थे उसके हिसाब से हमें T10 निकालना है। तो T10 कैसे निकाल सकते हैं, S10 माइनस S9, पहले 10 टर्म को जोड़ लिया, फिर पहले 9 टर्म को जोड़ के घटा दिया उसमें से। तो S10 के लिए तो ये फॉर्मूला चल जाएगा, बस n की जगह 10 रख दिया, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 माइनस
नाइन स्क्वायर माइनस 4 × 9। ठीक है, कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों को और इन दोनों को मिला लिया तो एक तो आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, और एक -4 टाइम्स आ जाएगा 10 - 9। ये ठीक है, ये हो जाएगा 10 - 9 इंटू 10 + 9 -4 × 1। ये ठीक है, ये भी 1 हो गया। तो 10 + 9 कितना हो गया? 19। तो दिस इज 19 - 4। ये ठीक है, विच इज इक्वल टू 50। ठीक है, यही आंसर हो गया हमारा। ये पहला चीज़ हो गया, ये दूसरा चीज़ हो गया। अब हम आते हैं मान लिया सेकेंड नोट पे। सेकेंड नोट पे तुम ऐसे समझो कि जैसे सिग्मा तो पता ही है, सिग्मा किसके लिए यूज़ करते हैं? फॉर सम। ये ठीक है, इसको भी यूज़ करने का दो तरीका है। ये ठीक है, एक तो विदाउट लिमिट्स, ये ठीक है, और एक होता है विद लिमिट्स। ये ठीक है, या विद लिमिट्स। विदाउट लिमिट का मतलब क्या है कि मान लिया अगर हमें कोई भी तीन क्वांटिटी दे रखा है, मान लिया ए बी सी, ठीक है, तो सिग्मा ए लिखने का मतलब क्या होगा कि ऐड ऑल ए टाइप टर्म। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में तीन टर्म का रेफरेंस दे रखा है तो ए टाइप कितने टर्म हो गए? ए बी और सी। तो सिग्मा ए लिखने का मतलब क्या है कि ए बी सी को ऐड कर दिया। अगर मान लें क्वेश्चन में वो ए बी सी डी चार क्वांटिटी इन्वॉल्व हो तो सिग्मा ए लिखने का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की बात करें। ये ठीक है, ऐसे ही मान लें अगर मैं लिख दूँ सिग्मा ए बी, तो उसका मतलब ए बी टाइप जितने टर्म है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, उसका मतलब ये हो जाएगा कि ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ मान लिया ए माइनस बी, तो साइक्लिक ऑर्डर में ये आ जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सिमिट्री से, तो विच विल बी 0। या फिर अगर मैं लिख दूँ सिग्मा ए प्लस बी, तो इसका मतलब क्या होगा? ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी आया तो फिर बी प्लस सी भी आएगा, फिर सी प्लस ए भी आएगा। तो ये तो सब टर्म दो दो बार आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा ए। ये ठीक है, इस तरह की चीज़ें ये भी याद कर लिया जो हमने ये लिखा था, सिग्मा ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये ठीक है, और अगर ऐसे लिखा है कि सिग्मा ए टाइम्स बी माइनस सी, ये ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा? सिमिट्री से पहला टर्म तो ए टाइम्स बी माइनस सी हो गया, दूसरा बी टाइम्स सी माइनस ए हो जाएगा, तीसरा सी टाइम्स ए माइनस बी हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से ए भी आएगा, यहाँ से माइनस ए भी आएगा, कैंसिल हो गया। फिर ऐसे यहाँ से माइनस ए सी आया, यहाँ से प्लस ए सी आया, वो भी कैंसिल हो गया, और ऐसे तीसरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये भी 0 आएगा। अच्छा, ये ध्यान रखने की चीज़ है कि ये हम केवल तीन टर्म की बात कर रहे हैं, तब ये होगा। ठीक है, अगर चार टर्म होंगे तो फिर सब कुछ चेंज हो जाएगा। फिर सिग्मा ए का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, इन रिजल्ट्स को याद कर लिया। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, ये तो हमने बोला कि विदाउट लिमिट्स। विदाउट लिमिट का मतलब क्या है कि जैसे ए प्लस बी प्लस सी इतना बड़ा ना लिखना पड़े, तो हम कैसे लिख सकते हैं? सिग्मा ए करके लिख दिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि क्वेश्चन में ए जैसी जितनी भी चीज़ें हैं सबको लेके जोड़ लिया। विद लिमिट का तो मतलब पता ही होगा। विद लिमिट का मतलब तो मतलब अगर विद लिमिट्स की बात किया जाए तो इसमें तो जैसे अगर सिग्मा हमने आर इज इक्व टू मान लिया 1 से लेके 5 तक लिखा, तो उसके आगे यहाँ पे कोई आर का फंक्शन लिखा होगा। ये ठीक है, आर इज कॉल्ड ऑफ कोर्स, ये ठीक है, लिमिट मतलब समेशन वेरिएबल, समेशन वेरिएबल। 1 इज कॉल्ड लोअर लिमिट, 5 इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या बोल रहा है कि जो भी यहाँ पे आर का फंक्शन लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पे आर का टर्म लिखा हुआ है,
उसमें इस 1 से लेके 5 तक की सारी वैल्यूज रखो। ठीक है, तो हमने 1 रखा तो कितना आ जाएगा F1, फिर 2 रखा तो आ जाएगा F2, फिर 3 रखा, सारी वैल्यूज मतलब इंटीग्रल वैल्यूज, नेचुरल वैल्यूज। ये हो गया F1, F2, F3, F4, F5, ये आ गया। पहले तो हमने रख लिया, और इस सिग्मा ने क्या बोला कि उसके बाद जितनी भी वैल्यूज आए सबको जोड़ दिया, तो इनके बीच में हमने ऐसे प्लस प्लस लगा दिया। ठीक है, सिग्मा का मतलब ये होता है। फॉर एग्जाम्पल समेशन वेरिएबल, सॉरी, हाँ, समेशन वैल्यू कुछ ज़रूरी नहीं है आर हो, वो तो कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया मैंने ऐसे लिखा आई इज इक्व टू 1 2 से 3, ये ठीक है, आई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आई, मान लिया ये एक्सप्रेशन लिखा। तो इसमें समेशन वेरिएबल कौन है, आई। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से 3 तक। 1 से शुरू होना जरूरी नहीं है, ये ठीक है, 3 से 5 भी हो सकता है। अब इसमें मैंने आई के वैल्यू 1 रखा तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। फिर आई का वैल्यू 2 रखा तो आ जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। फिर 3 रखा तो आ जाएगा 3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3, ऐसे आएगा वैल्यू। ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या है, पहले तो आई इज इक्वल टू 1 2 3 का मतलब क्या है कि 1 से लेके 3 तक एक एक करके वैल्यूज रखा, पहला चीज़। दूसरा सिग्मा का मतलब क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन आए उनको जोड़ दिया। तो फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/3 प्लस ये हो जाएगा 4/4, गैस आई एम राइट। और लास्ट टर्म हो जाएगा प्लस 9/5। ये ठीक है, तो 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 9/5। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27, तो ये हो जाएगा 47/15, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो अब सिग्मा का पता तो लग ही गया होगा जिनको नहीं पता है कि सिग्मा का मतलब क्या होता है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम करना, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक चले जाओ अगर लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। सिग्मा की कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ये ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में हमने ऐसे लिख लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, ये ठीक है, समेशन। ए पार्ट, अगर ऐसे लिखा है सिग्मा एफ ऑफ आर प्लस जी ऑफ आर, दो आर के फंक्शन लिखे, अच्छा लिमिट विमिट सब लिखा हुआ है, ये ठीक है, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे ये लिमिट लिखा हुआ है, वो मान लिया तुम, ठीक है, मान लो तुम लोग, मतलब दिस कैन बी रिटन एज सिग्मा एफ आर प्लस सिग्मा जी आर। ये ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे एफ प्लस जी ये सम है, इसके ऊपर सिग्मा को ब्रेक करके अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लिया आर का वैल्यू 1 2 3 लिया, एक से लेके 3 तक लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आएगा F1 प्लस G1। फिर आर इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा F2 प्लस G2। फिर आर इज इक्वल टू 3 रखोगे तो क्या आएगा F3 प्लस G3। अब उसमें क्या है, F वाले टर्म को एक तरफ कर दिया, तो F1 प्लस F2 प्लस F3, वो तो राइट हैंड साइड का पहला ब्रैकेट आ गया, और G वालों को अलग कर दिया, G1 प्लस G2 प्लस G3, वो राइट हैंड साइड का दूसरा वाला ब्रैकेट आ गया। तो इसलिए ठीक है ये फॉर्मूला। बी पार्ट, सिग्मा अगर ऐसे लिखा हो के एफ आर, ये ठीक है, के कांस्टेंट है, उसका आर से कोई रिलेशन नहीं, तो फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, के को हम बाहर निकाल सकते हैं, एफ आर, ये ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट लिखा है तो उसको हम सिग्मा के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए के का वैल्यू 3 लिखा हुआ है, तो हमने आर का वैल्यू मान लिया 1 से लेकर 4 तक जा रहा है, तो अगर के का वैल्यू, या फिर के का वैल्यू के ही रहने दो, आर का वैल्यू मान लिया 1 से 4 तक जा रहा है, तो जब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रखा तो विल गेट के इंटू F1 प्लस, फिर जब 2 रखोगे तो आएगा के इंटू F2 प्लस के इंटू F3 प्लस के इंटू F4। तो इन चारों टर्म में जो के आ रहा है उसको कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। उसको हम राइट हैंड साइड की तरह लिख सकते हैं कि हमने के को तो बाहर निकाल दिया, और ब्रैकेट के अंदर सिग्मा लगा के लिख दिया F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 को, तो सिग्मा एफ आर लिखा गया। ठीक है, आई होप दिस इज ओके। अच्छा, अगर केवल सिग्मा के लिखा हो, के मतलब एक कांस्टेंट है, इसमें कहीं आर आया ही नहीं,
तो अगर मान लिया यहाँ पे r इज इक्वल टू मान लिया 1 से लेके n तक लिखा है, तो अब इसमें r तो है ही नहीं, रखे कहाँ, तो कोई बात नहीं, r कोई नहीं है, r नहीं है तो कोई बात नहीं। बट r इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आएगा, वो यही टर्म आएगा k। अगर इसमें r होता तो हम r की जगह 1 रखते, अगर r नहीं है तो ये टर्म ऐसे लिखा रहने दिया। तो जब मैं r इज इक्वल टू 1 लिया तो आ गया k, फिर r इज इक्वल टू 2 लिया फिर k आ गया, फिर r इज इक्वल टू 3 लिया फिर k आ जाएगा, और हमें ये सिग्मा क्या बोलेगा कि जोड़ दो। तो ऐसे k प्लस के प्लस के, जब लास्ट में हम ये r की वैल्यू n रखेंगे तो भी k आएगा। तो ऐसे के जुड़ के कितना हो जाएगा, n टाइम्स k। तो सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक k विच इज़ ए कांस्टेंट हो जाएगा n टाइम्स k। ये ठीक है, इन सबको याद रखना है ऑफ कोर्स। ये हमारा हो गया सी पार्ट, ठीक है। और कर लिया हमने डी पार्ट। अगर मान लिया ऐसे लिखा था k इंटू एफ आर लिखा था, मतलब अगर ऐसे लिखा है k इंटू एफ आर, तब तो इस k को बाहर निकाल सकते हैं, ये ठीक है। बट अगर ऐसे लिखा हो k प्लस एफ आर, तो ऐसा नहीं कि हम k को बाहर निकाल दें और प्लस सिग्मा एफ आर अलग कर दें, वो तो गड़बड़ हो गया। इसको तो पहले तो हम ऐसे लिखेंगे सिग्मा k अलग प्लस सिग्मा एफ आर अलग, ये ठीक है। उसके बाद सिग्मा k को लिख सकते हैं n टाइम्स k प्लस सिग्मा एफ आर। एन टाइम्स के कहाँ से आ गया, जो जस्ट इससे पहले वाला पॉइंट बोला है, अगर टोटल एन टर्म्स है तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये डी पार्ट हो गया। अब आता है हमारा ई पार्ट, ये ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर एफ आर प्लस जी आर है तो उसको अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं, सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं। अगर एफ आर प्लस जी आर है तो सिग्मा एफ आर को अलग कर दिया, सिग्मा जी आर को अलग कर दिया, ऐसे कर सकते हैं। बट अगर एफ आर इंटू जी आर है, ठीक है, तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम एफ आर अलग कर दें और सिग्मा जी आर अलग कर दें, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये सही नहीं है। तो क्या सही है, मना कर दिया, मैं कट कर दिया कि ये दोनों बराबर नहीं है इन जनरल। क्यों बराबर, मतलब अगर मैं लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो हम ऐसे बोलेंगे कि सिग्मा को प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे एफ आर इंटू जी आर जो है वो प्रोडक्ट है, उस पर हम सिग्मा को ब्रेक नहीं कर सकते, बट सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, जो हमने ए पार्ट में किया था। सबसे पहले सिग्मा एफ आर प्लस जी आर में सिग्मा एफ आर अलग कर दिया था, सिग्मा जी आर अलग कर दिया था, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते, तो उसका तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देख लो। मान लिया हमने आर का वैल्यू 1 से लेके 3 तक लिया, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो ऐसे हो जाएगा, इसमें आर की जगह 1 रखा, तो ये पूरा टर्म है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है हमने, इसमें पूरे में आर की जगह 1 रखेंगे तो आ जाएगा एफ वन इंटू जी वन। फिर आर की जगह अगर 2 रखोगे तो आ जाएगा एफ टू इंटू जी टू। फिर 3 रखोगे तो आ जाएगा एफ थ्री इंटू जी थ्री, ये ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। 3 तो मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 में ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशलिटी है। अगर राइट हैंड साइड में मैंने देखा आर इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक, अगर मान लिया हम ये बता रहे हैं कि ब्रेक क्यों नहीं कर सकते आर इज इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जी आर, ये ठीक है। तो पहले ब्रैकेट में उसने क्या बोला, इस ब्रैकेट में कि आर के वैल्यू 1 से 3 तक रख के जोड़ दो, तो अब पहले ब्रैकेट में तो केवल एफ आर है, तो ये तो आ जाएगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री, और जो दूसरा ब्रैकेट आ जाएगा वो आ जाएगा जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री, ये ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये 3 टर्म लिखे हुए टोटल, राइट हैंड साइड पे इतने टर्म लिखे हुए। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो राइट हैंड साइड पे अगर मैंने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल 9 टर्म्स आ जाएंगे। मतलब ये जो एफ वन है ये जी वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब तो चलो ये टर्म आ गया, बट एफ वन तो फिर जी टू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, वो जो टर्म आएगा वो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे तो आएगा ही नहीं, तो एक्स्ट्रा टर्म आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ तो तुम्हें दिख रहे हैं कि 3 टर्म आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे 9 टर्म आ जाएंगे, क्योंकि एफ वन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर एफ टू तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर एफ थ्री तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसे करके टोटल 9 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि ये जो हमने ऊपर लिखा है ये सही लिखा है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ये सही है गलत है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गलत है क्योंकि ये बराबर नहीं है,
ठीक है, तो लॉजिकली सोचो कि ये सही लिखा है क्योंकि ये खुद बोल रहा है कि बराबर नहीं है, इसीलिए तो सही बोल रहा है। अगर मैं बीच में बराबर लगा दूं तब वो गलत हो जाएगा, बट अभी तो ये स्टेटमेंट सही है मैथमेटिकली। इन जनरल ये दोनों बराबर नहीं है, बाई चांस बराबर आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर केस में आ गए, बट ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई रूल नहीं है कि हमेशा ही सही आ जाए, ये नहीं। ठीक है। और अगर मैं इसकी और इसकी बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म्स राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड पे कम आएगा। राइट हैंड साइड पे क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी टर्म है वो तो प्रेजेंट हो गई होगा, और भी एक्स्ट्रा टर्म प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया। ये हमारा हो गया ई पॉइंट। फिर आते हैं मान लिया हम एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट पे ये सिग्मा आर इज इक्व टू ए से लेके बी तक अगर एफ आर लिखा हुआ है, ठीक है, आर का वैल्यू मतलब लोअर लिमिट ए हो गया, अपर लिमिट बी हो गया, तो ये फॉर्मूला में क्या बोलते हैं कि आर इज इक्व टू ए से लेके बी तक अगर मैं इस आर की जगह पे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी ये बराबर ही आएगा। ठीक है, इसको याद कर लिया, मतलब याद तो ऑफकोर्स सभी को करोगे, बाकी सब तो बहुत इजी है, बट इसको याद कर लिया, मेमोराइज। ठीक है, क्या किया गया है, इसने ये बोला कि कोई भी हो, कोई भी ऐसे समेशन वाला फॉर्मूला, जो लोग ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं और जिनको इंटीग्रेशन आता है उन्हें समझ में आ गया होगा, ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इस टाइप की प्रॉपर्टी होती है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। ये ठीक है, वो तो उसको यहाँ वहाँ से याद रख सकते हैं। जो 11th में है या जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए याद रखना ऐसे कोई भारी काम है ही नहीं। सीधा सीधा से क्या बोला गया कि जो समेशन वेरिएबल है, जैसे समेशन वेरिएबल कौन है, आर, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो जो एक्सप्रेशन है उसमें आर की जगह पे हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लिया लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट 10 हो गया, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो जाएगा 12। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आर की जगह पे 12 माइनस आर रख सकते हैं। तो उसने हमें ये समझाया कि ऐसा करोगे तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ठीक है, तो मतलब अगर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं, इंग्लिश में मतलब लैंग्वेज में अगर मैं इसे एक्सप्रेस करूं तो उसमें क्या आएगा, दैट इज summation variable can be replaced with, ये ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये ठीक है, माइनस समेशन वेरिएबल कैन बी रिप्लेस्ड विद दिस। ठीक है, वैसे हम क्या बोल रहे हैं कि आर की जगह ए प्लस बी माइनस आर रख दिया, बस। लिमिट में हमने कुछ नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया कि कलाकारी करो और लिमिट को भी चेंज कर दो, लिमिट वही रहेगा। ये ठीक है, ये तो हो गई रटने वाली बात जो याद रखना था। अब आता है समझने वाली बात कि हो क्या रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में क्या अंतर है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अगर ऐसे सीरीज लिखा हुआ है तो उसको पलट के हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि अगर लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा है तो राइट हैंड साइड पे जेड प्लस वाई प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स बराबर होगा। ठीक है, ये कहाँ से आ गया करके दिखा देते हैं। जैसे सिग्मा एफ आर लिखा है, आर इज इक्व टू ए से लेके बी तक। ठीक है, what we have claimed, this should be equals to f of a plus b minus r where r will go from a to b। लेफ्ट हैंड साइड में हम कैसे रखेंगे, a रखा, फिर a से अगला नंबर कौन सा आएगा a प्लस 1, फिर उससे अगला कौन सा आएगा a प्लस 2, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचे b तक। तो जब इसमें हमने a रखा तो आ जाएगा f ऑफ a, फिर अगला नंबर रखा तो आ जाएगा f ऑफ a प्लस 1, प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच जाएंगे f ऑफ b तक। उससे पहले वाला क्या होगा, एक कम होगा, f ऑफ b माइनस 1 होगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है। ठीक है, अब हम बोले राइट हैंड साइड क्या लिखा है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। पहले हमने आर की जगह ए रखा, तो यहाँ पे अगर ए रखा तो ये ए और ये कैंसिल हो गया, तो एफ ऑफ बी आ गया, प्लस
फिर हमने इस आर की जगह ए के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ए से बी तक जाना है, तो ए के बाद अगला नंबर रखेंगे जैसे लेफ्ट पे रखा था। अगला नंबर क्या होगा, ए प्लस वन। तो अब अगर मैंने एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर में इस आर की जगह ए प्लस वन रखा, तो क्या हो जाएगा, ए और ए तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस वन। तो ये सीरीज तो ऐसे लिखा जा रहा था, ये जो उल्टा है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है ऐसे। तो प्लस ऐसे करते करते लास्ट में जाके हम आर का वैल्यू क्या रखेंगे, बी। तो जब यहाँ पे आर का वैल्यू बी रखेंगे तो ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस एफ ऑफ ए बचेगा। तो दिख रहा है कि ये और ये सीरीज दोनों बराबर है, सम बराबर है आपको दोनों का, ये ठीक है। तो इफेक्टिवली क्या हो गया, ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं कर रहा है, सीरीज को पलट रहा है बस। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई अंतर नहीं है, सीरीज पलट जाएगा। ठीक है, तो लगे हाथ एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन ही कर लेते हैं। फाइंड, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर स्क्वायर। ये ठीक है, इस सीरीज का सम निकालना। कोई बात नहीं, हम शुरू हो गए। सोल्यूशन, लेट, ये जो सम है उसको हमने मान लिया एस से डिनोट कर दिया, एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने वही ए प्लस बी माइनस आर वाली प्रॉपर्टी लगाई, तो दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9। तो इस वाले केस में ए प्लस बी माइनस आर कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 9 है, 0 प्लस 9 कितना हो गया, 9, तो 9 माइनस आर हो गया। तो अगर मैंने ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया है जिसके बारे में भी बात चल रही है, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या बोलेगा कि आर की जगह ए प्लस बी माइनस आर रख दो, उस पूरे एक्सप्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान ली बात इसकी, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमने जहाँ जहाँ आर दिखाई दिया वहाँ 9 माइनस आर रख दिया। तो क्या हो जाएगा कि ये जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आर लिखा हुआ है, उसमें आर को निकाल के मेरे को क्या रखना है, 9 माइनस आर। तो दिस विल बिकम 9 माइनस आर अपॉन डिनोमिनेटर में इस आर की बजाय क्या हो जाएगा, 9 माइनस आर का स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर इस आर की जगह का होल स्क्वायर। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज एस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से 9 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस ये नौ कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको और इसको दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना आ जाएगा, 2s। ये ठीक है, राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस दूसरा आ जाएगा आर इज इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, जो ये हमने प्रॉपर्टीज़ लिखाई थी सिग्मा की, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी, उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी थी कि एफ आर प्लस जी आर अगर लिखा है तो सिग्मा को उस पर ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम लेफ़्ट से राइट पे जा सकते हैं कि सम को ब्रेक करके अलग अलग कर दिया, तो राइट से लेफ़्ट पे भी आ सकते हैं कि जो अलग अलग सम लिखा है उसको मिला के एक लिख दिया, बस ये ठीक है, बस लिमिट सेम होना चाहिए। मिलाने के लिए जो नया वाला सिग्मा आएगा उसमें कुछ लिमिट तो लिखेंगे ना, तो लिमिट सेम होगा तभी वो लिमिट लिख सकते हैं, वरना लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पे तो ऑफकोर्स सेम लिमिट है, ये भी 0 से 9 है, ये भी 0 से 9 है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों मैच करना चाहिए एग्जैक्टली। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके, फर्स्ट फॉर्मूला जो था उसको यूज़ करके हमने इसको वापस मिला दिया। एक तो आ गया आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर, ये ठीक है, प्लस दूसरा हो गया 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया।
ये ठीक है, दिस वॉज 2s। अब तो तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर भी जुड़ जाएगा ऐसे ही। तो दिस वुड इम्प्लाई 2s इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to 9। न्यूमरेटर हो जाएगा आर स्क्वायर 9 माइनस आर का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से लेके 9 1। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा कि यहाँ अंदर जो है वो आर बचा ही नहीं, तो कोई बात नहीं। इसका भी हमने एक प्रॉपर्टी लिखा रखा है कि जो सिग्मा के अगर लिखा है तो उसका सम n टाइम्स के हो जाएगा। ये ठीक है, n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू कितनी है, ये 1 है। एक हमने अभी ऐसे फॉर्मूला लिखा है ना, r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, अगर ऐसे लिखा है तो n के हो जाएगा, क्योंकि ये k+k+k n बार जुड़ जाएगा, इसलिए n के हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान देने लायक चीज़ क्या है कि यहाँ r 0 से शुरू हो रहा है। मतलब अगर मैं बहुत सारे बच्चों से पूछूं कितना सम आएगा क्लास में, अगर मैं पूछूं तो बहुत बच्चे बोलेंगे 9। गलत है वो तो, क्योंकि 1 से थोड़ा शुरू हो रहा है। अगर 1 से शुरू हो रहा होता तब 9 टर्म्स आते, ये तो 0 से शुरू हो रहा है। अगर 0 से शुरू हो रहा है तो 10 टर्म्स आएगा। तो इस वाले केस में जो सिग्मा आएगा 2s इज इक्वल टू वो 10 आएगा, या फिर जो s आ गया दैट इज इक्वल टू 5, या जो सम है वो 5 आ गया। यही आंसर है। ठीक है, फेयर इनफ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सेकंड, s इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1। ये ठीक है, साइन आर एक्स इंटू कॉस n-r(x). ये ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन है मान लो। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में इफेक्टिवली हो क्या रहा है कि इन दोनों का समेशन क्या हो गया, 9 हो गया। तो इफेक्टिवली क्या हुआ कि डिनोमिनेटर में ये जो ये दो टर्म लिखे थे वो इंटरचेंज हो गया। अगर हमने r की जगह 9 माइनस आर रखा तो उसका मतलब क्या है कि इस स्टेप से इस स्टेप तक जब हमने फॉर्मूला लगाया तो डिनोमिनेटर कट पिट के वापस सेम ही आ गया, और सेम आ गया इसलिए हम जोड़ पाए, इसीलिए हम उसको ऐड कर पाए। ठीक है, अब हम यहाँ पे आए 1 मिनट के लिए। जैसे ये तो आर एक्स लिखा हुआ है, ये लिखा है n-r(x). ये ठीक है, अगर मैं r को n-r से रिप्लेस कर दूं, अगर कर दूं इसको, तो एक भूल सिग्मा में तो भूल जाओ 1 मिनट के लिए। तुम तो इसको देखो, अगर मैं r को n-r से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, यहाँ तो n-r आ जाएगा, यहाँ r की जगह जब n-r रखेंगे तो n और n कैंसिल हो जाएगा, केवल r बचेगा। तो समझ में क्या होगा कि अगर मैंने r की जगह n-r रख दिया तो साइन और कॉस के आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर ये साइन ए कॉस बी लिखा है तो अगर r की जगह n-r रखा तो ये साइन बी कॉस ए हो जाएगा। तो उससे हमें कुछ फॉर्मूला सा बनता दिख तो रहा है। ठीक है, ये तो पहला थॉट हो गया। बट इसमें हुआ क्या कि अगर मैंने लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ा, ठीक है, तो ये तो n-1 ही रह गया। 0 + n-1 कितना होगा, n-1। तो r की जगह n-1, r की जगह अगर मैंने n-1, ये तो सम हो गया, माइनस r इतना रखा तो गड़बड़ हो गया, वो तो नहीं बन पाया जो डिसाइड है। ठीक है, r इज इक्वल टू 0 से लेके n-1। पहले तो मैंने बोला कि अगर r की जगह अगर मैं n-r रखूं तो कुछ आगे दिखाई दे रहा है मेरे को, कुछ बनेगा, टर्म्स इंटरचेंज हो जाएंगे, कुछ फ़ायदा होगा। बट यहाँ पे तो क्या हुआ कि यहाँ पे तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम ही n नहीं हो पाया। अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम n हो जाता तो काम हो जाता।
वो कैसे हो सकता था? उसका एक तरीका तो ये है कि अगर अपर लिमिट n-1 की जगह n हो जाए तो हो जाएगा, तब तो 0 + n हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर लोअर लिमिट 0 की बजाय 1 से शुरू हो तो फिर 1 प्लस अपर लिमिट n-1 ऐड होके n हो जाएगा, तो भी काम चल जाएगा। तो अब हमने ये देखा कि r इज इक्व टू 0 वाले टर्म को अलग कर दिया, तो 1 से लेके n-1 तक तो ये हो गया, सारे टर्म लिखे हुए हैं। ये ठीक है। अब तुम ऐसे देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में क्या अंतर है। नीचे वाले में तो 1 से लेके n-1 तक का पूरा सम लिखा है, ऊपर वाले में 0 से लेके n-1 तक का पूरा सम लिखा हुआ है। तो इफेक्टिवली क्या है कि ऊपर वाले में r इज इक्व टू 0 वाला टर्म ज़्यादा है। ठीक है, तो मतलब थियोरेटिकली तो ये होना चाहिए कि मेरे को और अलग से हमने जोड़ दिया r इज इक्व टू 0 वाला टर्म, तो r की जगह 0 यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो आ जाएगा साइन 0 cos nx। ये तो अपने आप ही क्या हो गया, 0। तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब 0 से n-1 तक लिखो चाहे 1 से n-1 तक लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 0 वाले टर्म की वजह से तो 0 ही आ रहा था। तो अब हमने मतलब इफेक्टिवली क्वेश्चन को यहाँ से शुरू किया, क्योंकि वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही बात था। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो गिवन क्वेश्चन है। अब इसमें हमने a + b - x लगाया, तो r इज इक्व टू 1 से लेके n-1 तक साइन, क्या करेंगे, r की जगह क्या रखेंगे, n-r, तो ये हो जाएगा n-r इंटू एक्स इंटू कॉस। अगर यहाँ पे r की जगह n-r रखोगे कॉस के अंदर, तो n कैंसिल हो जाएगा, केवल आर एक्स बचेगा। यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या लगा है, अप्लाइंग, ये ठीक है, a + b - r फॉर्मूला। आगे मैं इसको ऐसे ही रेफर किया करूँगा, जब भी हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, तो एल से के a + b - r वाला फॉर्मूला लगाए। ठीक है, लग गया फॉर्मूला। तो अब हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया फिर। ये ठीक है, वो सब कहानी मैं बतानी ना दोबारा, जो हम लास्ट क्वेश्चन में बोल चुके हैं कि दोनों का लिमिट सेम है, तो सिग्मा, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा सिग्मा ऑफ दिस प्लस सिग्मा ऑफ दिस। अब इन दोनों सिग्मा का लिमिट सेम है, तो उनको मिला के एक ही सिग्मा के अंदर लिख सकते हैं, तो आ जाएगा r इज इक्व टू 1 से लेके n-1। एक ही सिग्मा के अंदर लिखा तो आ जाएगा साइन आर एक्स इंटू कॉस n-r इंटू एक्स प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस आर एक्स इंटू साइन n-r इंटू एक्स। ये हो जाएगा, मतलब ये कॉस आर एक्स यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये टर्म इससे ऊपर से आया है यहाँ से। तो ये तो कुछ ऐसे हो गया, अगर मैं इसको a बोलूँ इसको b बोलूँ तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये ऐसे हो गया साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। दिस इम्प्लाइज 2s इज इक्व टू सिग्मा r इज इक्व टू 1 n-1। साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b क्या होता है, साइन a + b का फॉर्मूला होता है, तो हो जाएगा साइन a प्लस b। ठीक है, इसको फिर सिंप्लीफाई किया और तो आ जाएगा 2s इज इक्व टू सिग्मा r इज इक्व टू 1 से n-1। ये ठीक है, साइन आर एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, एन एक्स बचेगा, ये बचा बस। अब ऐसा लिखने से क्या हो गया कि अंदर से आर ही खत्म हो गया। अब अंदर से आर खत्म हो गया तो क्या हो गया कि ये वाला जो टर्म है, ये ठीक है, ये वाला जो टर्म है वो तो के की तरह काम कर रहा है, कांस्टेंट की तरह, तो सम क्या हो जाना चाहिए, सम क्या हो जाएगा, एन टाइम्स के हो जाएगा। इसमें एन का वैल्यू कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये 1 से शुरू होकर क्या जा रहा है n-1 तक, तो n-1 टर्म्स है, तो n का काम यहाँ कौन करेगा, n-1। ये तो ये आ गया n-1 इंटू के इज साइन एन एक्स, ये आ गया। दो को उधर ले गए तो आ जाएगा सम इज इक्व टू n-1/2 इंटू साइन एन एक्स, ये आ गया।
तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तो हमने सिग्मा की बात कर ली। ये ठीक है, अब थोड़ा बहुत पाई की बात कर। फोर्थ, सॉरी, पाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? प्रोडक्ट को। जैसे सिग्मा सम को रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली सेम लाइन पे पाई प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे हो सकता है कि एक तो विद आउट लिमिट हो जाए, और एक ऐसे भी हो सकता है कि विद लिमिट आ जाए। ठीक है, विदाउट लिमिट में तो मान लिया तीन क्वांटिटी दे रखा है वापस, ए बी सी। तो अगर मान लिया उसने लिखा पाई ए, तो इस बात का मतलब क्या है कि ए टाइप जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन में, उन सबको लेके मल्टीप्लाई कर लो। तो ए टाइप यहाँ पे तो हमने तीन चीज़ माना है, ए बी सी। तो ए बी सी को लेके मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया। या फिर मान लिया हमने लिखा पाई ए बी, तो उसका मतलब क्या है, ए बी टाइप जितनी चीज़ें उनको लेके मल्टीप्लाई कर लिया, तो ए बी आएगा, बी सी आएगा, सी ए आएगा। तो ये मिलके कितना हो गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई ए का होल स्क्वायर, मतलब ए बी सी का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको याद भी कर सकते हो, कुछ जगह काम आ जाएगा। और तीसरा मान लिया कुछ भी ऐसे लिखा है, ए अपॉन बी, तो मतलब ए अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी इंटू सी अपॉन ए। सिमिट्री से ए अपॉन बी टाइप जितने भी टर्म आ जाएं, ये ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में उनको लिख के मल्टीप्लाई कर लिया, तो वो तो कितना आ गया है, वन। ठीक है, या फोर्थ टर्म हो गया मान लिया ए स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इसको तो हम ए बी सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये ठीक है, वही जो ये चीज़ है वो ये चीज़ है वो ये चीज़ है, एक ही बात है, पाई ए का होल स्क्वायर। ये ठीक है, ये तो हो गया अगर हम विदाउट लिमिट की बात करें। अगर मान लिया विद लिमिट आ रहा है, अच्छा एक चीज़ और देख लिया इसमें, अगर मान लिया इसमें ऐसे लिखा है के टाइम्स ए लिखा है, ठीक है, और मैं बोलूँ के को बाहर निकालेंगे, तो बेसिकली के को बाहर मत निकालो, पहले तो एक मिनट के लिए इसको ऐसे देखो, के ए टाइप कितनी चीज़ जाएंगी, के तो कांस्टेंट है, और क्वेश्चन में हमने क्या बोला कि तीन क्वांटिटी इन्वॉल्व है ए बी सी, तो जहाँ पे ए आएगा तो फिर वहाँ बी भी आएगा और सी भी आएगा। तो अगर के ए आ गया तो फिर के बी एंड के सी तीनों आना चाहिए। दिस विल बी के क्यूब ए बी सी, ये हो गया। या फिर दिस इज के क्यूब पाई ए, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, के को बाहर निकाला तो केवल के बाहर नहीं निकलेगा, मतलब ऐसे नहीं कि हम के ए ऐसे प्रोडक्ट में हम उसको के इंटू पाई ए ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं होगा, गलत है वो। के का कुछ पावर बाहर निकलेगा, कितना पावर बाहर निकलेगा, जितने भी टर्म होगा। तो यहाँ पे तो तीन टर्म थे, इसलिए क्यूब बाहर निकला है। आई होप दिस इज करेक्ट। करेक्ट तो है ही, है, समझ में आ गया होगा मोस्ट वाली। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या था, विद लिमिट्स। विद लिमिट वही जो सिग्मा में हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्जैक्टली वही चीज़ है। अगर मान लिया मैं ऐसे लिख दूँ, आर इज इक्व टू वन से लेके एन तक एफ ऑफ आर, एफ ऑफ आर का मतलब सम एक्सप्रेशन ऑफ आर। तो उसका मतलब क्या है कि आर की जगह वन रखो, ये आ जाएगा, टू रखो ये आ जाएगा, थ्री रखो ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या रखा, एन रखा, ये आ गया। अगर सिग्मा लिखा होता तो हम इन सब को जोड़ देते, यहाँ पाई लिखा है तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि इंटू 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 एंड सो ऑन इंटू, ये लिखा हुआ है बस। ये मतलब ब्रैकेट है, ये आर है। तो जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है, पॉइंट वैसे भी कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ भी लिख लिया कुछ इसका। फिफ्थ मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाई,
उसमें ए पार्ट हो गया पाई, मान लें अगर ऐसे लिखा है एफ आर इंटू जी आर, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। पाई एफ आर, इसको अलग कर दिया, पाई जी आर, उसको अलग कर दिया। सिग्मा के अंदर अगर एफ आर इंटू जी आर लिखा है तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि सिग्मा एफ आर अलग कर दिया और सिग्मा जी आर अलग कर दिया, ये ठीक है। बट अगर पाई के अंदर लिखा है तो ब्रेक कर सकते हैं। या फिर हम इसको लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि हम पाई को प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं। जैसे एफ आर इंटू जी आर प्रोडक्ट हो गया, तो इस पे पाई को हमने ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, वो कर सकते हैं। और सिग्मा में हमने क्या बोला था कि सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं कर सकते। पाई में उल्टा है, पाई को जैसे यहाँ प्रोडक्ट पे ब्रेक कर दिया, बट पाई को सम पे ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे लिखा हो तो उसको मैं अलग अलग कर दूँ, एफ आर प्लस पाई जी आर, ये तो गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अब ये सही लिखा हुआ है, अब ये सही है क्योंकि इसने मना किया है, नॉट इक्वल्स टू बोला है। मैं इसमें तुम ऐसे देखोगे, अगर मान लिया आर का वैल्यू 3 होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो ऐसे आ जाएगा एफ वन प्लस जी वन, वन रखने पे, फिर टू रखने पे आ जाएगा एफ टू प्लस जी टू। और ये वाला पाई क्या बोला है कि जो भी आ जाए सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो इंटू एफ टू प्लस जी टू इंटू एफ थ्री प्लस जी थ्री। लेफ्ट हैंड साइड से तो ये आ जाएगा, राइट हैंड साइड से ये कितना लिखा हुआ है, एफ वन एफ टू एफ थ्री प्लस ये कितना लिखा हुआ है, जी वन जी टू जी थ्री। तो ये दोनों बराबर थोड़े हैं, इनको तो अगर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करके तो चार टर्म आएगा, फिर उन चार टर्म को इससे मल्टीप्लाई किया तो टोटल 8 टर्म आ जाएगा। तो इस वाले केस में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो 8 टर्म लिखे हुए हैं, 8 मतलब 8 टर्म्स लिखे हुए हैं। राइट हैंड साइड पे तो 2 ही लिखे हुए हैं, एक ही है और दूसरा ही। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 8 टर्म्स आएंगे, उन 8 टर्म्स में ये 2 टर्म भी आएगा, बट 6 और एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा रिकैप करते हैं, क्या बोला हमने। हमने बोला कि सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, सिग्मा को, पाई की बात नहीं कर रहे हैं, सिग्मा को सम पे ब्रेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट पे ब्रेक नहीं कर सकते। एंड पाई को प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, सम पे ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, सी पार्ट ये तो अभी हम बोल चुके हैं कि अगर मान लिया के लिखा हो, आर इज इक्व टू वन से लेके एन तक ऐसे लिखा हो, तो सिग्मा के केस में तो आंसर एन इन टू के आ जाता था, क्योंकि आर तो इसमें कहीं है ही नहीं रखने के लिए, तो आर इज इक्व टू वन के लिए के आएगा, फिर आर इज इक्व टू टू के लिए फिर के आएगा, आर इज इक्व टू थ्री के लिए फिर के आएगा, ऐसे करते करते आर इज इक्व टू एन के लिए भी के आएगा। तो सिग्मा में तो हम उन सबको जोड़ रहे थे, तो के प्लस के एन टाइम्स एन के हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर इज इक्व टू वन के लिए के आ गया, टू के लिए के आ गया, थ्री के लिए के आ गया, ऐसे करते करते एन के लिए के आ गया। बट यहाँ पे इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, के रेस्ट पर एन। वहाँ तो एन इन टू के आ रहा था, एन टाइम्स आ रहा था के, यहाँ के रेस टू पार एन आ जाएगा। और अगर मान लिया ये किसी उसके अंदर है एफ आर ऐसे करके, तो भी वही बात है, के को बाहर निकाल दिया। या तो एक तो हमने ऐसे बोला कि प्रोडक्ट पे ब्रेक कर सकते हैं, तो इस के पे अलग कर दिया और इस एफ आर पे अलग कर दिया, आर इज इक्व टू फर्स्ट प्रॉपर्टी से, ये जो प्रॉपर्टी थी ना क्या। ठीक है, इसमें के भले ही कांस्टेंट है बट उसको फंक्शन ऑफ आर तो बोल ही सकते हैं, बोल सकते हैं चाहे उसमें आर ना आए तो भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये जो पहला टर्म है वो इसी ऊपर वाले टर्म से कितना हो गया, के रेस टू पावर एन इंटू सिग्मा एफ आर, आर इज इक्व टू वन से एन। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, क्या बोला हमने कि अगर कभी भी ऐसे कांस्टेंट प्रोडक्ट में हो, सम में हो तो बाहर आएगा ही नहीं, प्रोडक्ट में हो तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकाल के बस हमें क्या ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो केवल के बाहर नहीं निकलेगा, के रेस टू पावर एन बाहर निकलेगा पाई में। क्योंकि यहाँ तुम ऐसे देखो, के का वैल्यू मान लिया अगर 3 है, तो यहाँ तो ऐसे लिखा है 3 इंटू एफ, 3f1 इंटू 3f2 इंटू 3f3 इंटू 3f4, ऐसे करके लिखा है, तो 3 3 3 3 हर टर्म में आएगा।
तो अगर n टर्म्स लिखे हैं तो n बार आएगा, तो इसलिए नेट 3n बार आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारा लिटिल इंट्रोडक्शन था सिग्मा और पाई के लिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हम सिग्मा और पाई ये सब चीज़ें यूज़ करेंगे, तो इनको ध्यान में रखा। ये ठीक है, इस तरह की जो मैनिपुलेशंस है, एक फॉर्मूला हमने लिखाया था एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस आर वाला जो फॉर्मूला लिखा था वो भी याद रखा। ठीक है, अब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, तो उसमें उसमें सबसे पहला क्या आएगा, ये ठीक है, एपी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये ठीक है, द सीक्वेंस in which difference of any two consecutive term, the sequence in which difference of any two consecutive terms, ये ठीक है, ये ठीक है, डायरेक्शनल मान लिया। डायरेक्शन मतलब कि अगर अगले वाले टर्म में से अगर पहले वाला घटा रहे तो हर जगह हम यही कर रहे हैं, अगले में से पहला घटा रहे हैं, एक डायरेक्शन भी रखा। ऐसा नहीं किया कि हमने तीसरे में से फोर्थ घटा दिया तब देखा डिफरेंस क्या आया, और आगे चल के हमने अगर तीसरे में थर्ड में से फोर्थ घटाया, मतलब छोटे में से अगर बड़ा घटाया, तो हर जगह फिर यही रहना चाहिए। डायरेक्शन का ये यूज़ किया और कुछ नहीं, मतलब एक डायरेक्शन में घटाया, या तो बड़े अगले वाले में से पहले वाला ही घटाया हमेशा, या पहले वाले में से अगला वाला ही घटाया हमेशा। ये ठीक है, द सीक्वेंस इन विच डिफरेंस ऑफ एनी टू consecutive टर्म्स इज कांस्टेंट, कॉमा, इज कॉल्ड, ये ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी। पहला तो ये हो गया। ये ठीक है, चलो डेफिनेशन तो सो कॉल्ड ही हो गया। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट, जनरल एपी कैन बी गिवन एज। ठीक है, मान लिया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा एंड सो। तो अगर ए प्लस डी में से ए घटाया तो कितना आ जाएगा डी, फिर इसमें से ये घटाया तो भी कितना आ जाएगा डी, इसमें से ये घटाया तो भी कितना आ गया डी। ठीक है, अगर ए से ए प्लस डी घटाएंगे तो भी तो माइनस डी आ जाएगा, फिर ए प्लस डी से अगर ए प्लस 2d घटाएंगे तो भी माइनस डी आ जाएगा। ये ठीक है, बट जो हमने एक टर्म डिफाइन कर रखा है कि ये जो कांस्टेंट डिफरेंस आया, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालते समय अगले में से पहला घटाना चाहिए, तो मतलब इसी डायरेक्शन में घटाएंगे तब जो डिफरेंस आया कांस्टेंट, ये ठीक है, उसको हमने क्या बोला, कॉमन डिफरेंस। तो इस सीक्वेंस के लिए ये एपी लिखा हुआ है, कोई भी दो टर्म का डिफरेंस लो वो डी ही आएगा। ये ठीक है, इस सीक्वेंस के लिए किसी भी एपी के लिए द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड, ये ठीक है, कॉमन डिफरेंस। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस, फिर मैं बोलूँ कॉमन डिफरेंस अगले वाले में से पहले वाले को घटा के आएगा। ये ठीक, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, इसके लिए कितना हो गया डी, मतलब टी एन माइनस टी एन माइनस वन, ये एन टर्म हो गया, ये एन माइनस वन टर्म हो गया, इसको घटा के डी मिल जाना चाहिए, विच इज़ ए कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एन की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, एन चाहे कुछ भी लो ये हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। ये ठीक है,
अ जनरल ए पी कैन बी गिवन एज दिस। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट हमने अब ये बोला कि द कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, या फिर टी एन माइनस वन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अगर मैंने ऐसे लिख दिया टी एन माइनस वन माइनस टी एन, मतलब टी एन माइनस वन पहले लिख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, बस ये याद रखा। थर्ड पॉइंट। फिर फोर्थ पॉइंट, फॉर ए पी। ये ठीक है, मान लें ये ए पी लिखा है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, कॉमा एंड सो ऑन। ठीक है, इस ए पी के लिए फर्स्ट टर्म क्या है? ऑफ कोर्स ए। ये फर्स्ट टर्म है टी वन, ये टी टू, ये टी थ्री, ये टी फोर एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म कितना हो गया? ए। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? स्मॉल डी। इसके हिसाब से ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, टी वन टी टू टी थ्री तो दिख रहा है ऐसे। टी वन में क्या है? सारी टर्म्स में, टी वन हो चाहे टी टू हो चाहे टी थ्री हो, सब में एक स्मॉल ए तो सभी में है। ठीक है, जो पहला टर्म टी वन है उसमें डी के साथ क्या लिखा हुआ है? तो तुम बोलोगे डी, टी वन में तो डी है ही नहीं। तो है नहीं तो कोई बात नहीं, जीरो लिखा हुआ है उसका मतलब ये। ठीक है, तो इसमें डी के साथ जीरो है। टी टू में डी के साथ कितना लिखा है? यहाँ पे वन। इसमें कितना लिखा है? टू। और ये टी थ्री है, मतलब ये जो नंबर तीन है उसे हमेशा कम ही लिखा है। चार है तो उससे कम हो गया। तो ए तो सभी में आएगा। तो अगर मैं बोलूँ ना nth टर्म क्या होगा? nth टर्म, ये ठीक है, तो उसमें टी एन आएगा nth टर्म। उसमें ये जो ए है ये तो सारी टर्म में आ रहा है, तो ये तो nth में भी आएगा। nth कहीं जाके आगे आ रहा होगा ये ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें ए तो आ ही गया, प्लस अगर यहाँ नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट थ्री है तो डी के साथ टू लिखा है। अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट फोर है तो डी के साथ थ्री लिखा है, मतलब एक कम लिखा है। तो अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट एन है तो डी के साथ एन माइनस वन लिखा होगा। तो ये क्या हो गया? nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टाइम्स कॉमन डिफरेंस। ये ठीक है, तो अगर इसी फॉर्मूले को मैं मतलब लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, ये ठीक है, प्लस ये ठीक है एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कुछ नहीं, ये हमारा फॉर्मूला लैंग्वेज में हो गया। ठीक है, जैसे बहुत छोटा सा देखने क्वेश्चन, फॉर ए पी, मान लिया ये ए पी लिखा है, फाइंड, ये ठीक है, 11th टर्म। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आंसर हमारे लिए फर्स्ट टर्म क्या है जिसको हम स्मॉल ए बोल रहे हैं? फोर है। ये ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है? तो सात में से चार घटाए कितना आएगा? तीन। 10 में से सात घटाए तो भी कितना आएगा? तीन। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा? थ्री। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है उसको याद रखना है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसमें उसने क्या बोला, हमें कौन सा टर्म चाहिए? 11th। तो n की जगह 11 रख दिया। तो दिस इम्प्लाइज 11th टर्म टी 11 विल बी ए प्लस 11 माइनस वन कितना हो जाएगा? 10 इंटू डी, विच इज ए कितना है? 4 प्लस 10 इंटू डी कितना है? 3। तो हो गया 30 प्लस 4, 34। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं बोलूँ सेकेंड पार्ट, फाइंड 19th टर्म ऑफ ए पी, कुछ भी -8
-11 या -14 -20 एंड सो। तो आंसर वापस, स्मॉल ए कितना है, फर्स्ट टर्म -8, ये ठीक है। डी कितना है, -14 में से -8 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, -6। यहाँ से ही -6 आ रहा है, वो तो होना ही चाहिए वरना तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये ठीक है। तो 19th टर्म क्या हो जाएगा, ए लिखो प्लस इससे एक कम करके लिखो 18 टाइम्स डी। तो दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना हो गया, -8 प्लस 18 टाइम्स डी का वैल्यू कितना होगा, -6। ठीक है, बस फिर उसके आगे क्या है, उसके आगे इनको कैलकुलेट कर लिया। तो दिस विल बी -8, 18 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 108 सर, -108। तो ये कितना हो गया, -116। ठीक है, ये आंसर हो गया। ठीक है।